Hello students, so today we are going to start with a new chapter in our JHL which is chapter number 3. एक साथ नाम बोलेंगे, चैप्टर का नाम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, अब एक पॉइंट समझो, मजे की बात समझो, हमने इतना सारा JHL पढ़ लिया, उसके बाद आप याद हो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन है टेक्निकल है, तो इसमें बहुत टेक्निकल लैंग्वेज होती है। आपको ऑलमोस्ट जो आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि आपको इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप ये चैप्टर में जो हेडिंग पूछे वो आप लिख ही नहीं पाएंगे, आपको पढ़ के भी पता चल जाएगा वो वाला। सेकेंडली, इतना पढ़ने का कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है, फिर भी टेक्निकल तो रहता ही है। बहुत सारी जगह पे मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता जाऊंगा, तो आप लोगों को साथ साथ में बोलना पड़ेगा, जैसे आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए बोलते ही है। तो आप लोगों के लिए ऑडियो वर्ड जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार लिखोगे, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नाम क्या बच्चों? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रेट करना या फिर समझना। ठीक है, क्या हमने क्या समझा है? किसको? एक दूसरे को नहीं। और स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉ। ठीक है, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ। तो हम लोग यही तो कर रहे हैं इतने टाइम से, हम अलग अलग लॉ इतने पढ़ते हैं हमारी सीएस की जर्नी में। तो वो जो लॉ है, तो लॉ जो लिखा हुआ है और उसको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं और उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो हम वैसे तो कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लेकिन अगर जो लॉ समझाना चाहता है और आप जो समझ रहे हो वो एक जैसा नहीं हुआ तो आप गड़बड़ कर दोगे और फिर बोलोगे यार मैंने तो इसका मतलब ये समझा था। जैसे आप बहुत बार टेस्ट लिखते हो और उसमें कुछ आंसर आप लोग रॉन्ग लिख देते हो, फिर हम बोलते हैं भाई इसमें ऐसा नहीं ऐसा आएगा, अरे सर मुझे लगा इसमें ऐसा आता होगा। तो वो आपको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट करने में गड़बड़ हो गई। वो कभी आपसे भी हो सकता है, कभी हमसे भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उस सब पे नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ने के लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। देखो, इससे एक सिंपल रूल बता रहा हूं, अगर पढ़ के क्लियर कर पता ही चल रहा हो तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो लॉ बोल रहा है और हमें एक बार में पढ़ के क्लियर चल रहा है कि लॉ यही बोलना चाहता है, तो कोई रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सवाल कब एप्लीकेबल होता है? जब एक से ज्यादा चीजें लग रही, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो इसके लिए बहुत सारे इसमें रूल्स दिए होंगे। ठीक है, तो आज हम इसके जो प्राइमरी रूल्स होते हैं ना, वो हम लोग इस पे फोकस करेंगे और बाकी जो रहेगा आगे और भी आपको पॉइंट्स आते जाएंगे। सबसे पहले एकदम बेसिक रखते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ के इंटेंशन को समझना कि वो क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे लॉ बना है कि आपको व्हीकल्स चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, आपके पास व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। लॉ ने सिर्फ इतना लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसको इंटरप्रेट करना है। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला तो आप में से कुछ लोग सवाल उठाएंगे। ठीक है, सर साइकिल चलाने के लिए भी क्या? सर बाइसिकल चलाने के लिए भी क्या? समझ आ रहा है? मतलब सवाल तो उठ ही सकता है ना। लॉ में अगर ये लिखा है व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस इज मस्ट, ठीक है, तो सर अब साइकिल के लिए लाइसेंस क्या? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उसमें फिर और क्वेश्चंस होते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा लिखा है भाई जो फ्यूल से चलाए जाते हैं, या फिर आप ऐसा भी सवाल, सर एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी क्या? तो क्या बोलना चाहते हैं, तो उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हम सिर्फ मैं ये एक लाइन से नहीं, फिर हम क्या बोलेंगे, चलो और पढ़ते हैं उसमें और क्या क्लैरिटी आती है। गेटिंग माय पॉइंट? शॉर्ट। या फिर अगर ऐसा कोई रूल बन जाए कि भाई बैन ऑन हाउस गेमिंग, मतलब आप घर में बैठ के गेम खेलते हैं उस पर बैन है, तो सवाल ये उठता है सर हम मोबाइल में खेलते हैं वो भी बैन है क्या? नहीं, मतलब वो लॉ में कहने जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि क्यों इंटरप्रिटेशन जरूरी है। कि सवाल उठता है ना, तो सवालों के जवाब आपको लॉ में ही ढूंढने पड़ेंगे। सवालों के जवाब आपको लॉ में ही ढूंढने पड़ेंगे। पहला इतना क्लियर हुआ, तो बेसिक एग्जांपल हुआ। आइए थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो जितने छोटे छोटे पार्ट्स रखोगे ना आप लोग, और प्लीज जो भी पढ़ा रहा हूं थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, थोड़ा टाइम देंगे तो ही आप लोग जो है वो क्या कर पाएंगे, इसमें लिख पाएंगे, वरना लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहली लाइन, द स्टैच्यू हैज बीन डिफाइंड एज, सब लोग एक साथ बोलो। अब थोड़ा वापस कॉन्स्टिट्यूशन, पता है 3 पिलर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव, तो लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव बॉडी। तो वही लिखा है। स्टैच्यूज का मतलब क्या? स्टैच्यू यानी लॉ का मतलब क्या? विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, ए स्टैच्यूट इज दस ए, पढ़ना, written will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute it as a law of the state। तो स्टैच्यू का एक और मीनिंग दिया है, इज दस ए रिटन। अच्छा, हमें पता है ये लॉ किसमें होना चाहिए बच्चों? रिटन में होना चाहिए। और कौन बनाता है बच्चों लॉ? लेजिस्लेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म नेसेसरी, कि भाई जो भी फॉर्मेट में या जिस भी तरीके से जरूरत लगे वैसा बना देंगे ताकि वो एक लॉ बन पाए और वो ऑथेंटिक बन जाए बाय सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स एंड सॉलेमनिटीज। सॉलेमनिटीज मतलब होता है फॉर्मल वेज ऑफ बिहेविंग।
तो पॉइंट समझना। अब पहले 2 पॉइंट में से आप कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो। जनरली फेमस है पहली लाइन, स्टेच्यू का कैसे डेफिनेशन दिया बच्चों, विल ऑफ द लेजिस्लेचर। वापस एक बार स्टेच्यू को क्या डिफाइन किया है, एक बार सारे बोलेंगे, एक बार जोर से बोलेंगे, क्या लिखा है, फर्स्ट 2 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, The Constitution of India does not use the term statute, but it employs the term law to describe an excess of legislative power. और यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ा होगा, या फिर हम चैप्टर नंबर 1 हमारा बाकी बाद में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा सिर्फ स्टेच्यूट या लॉ का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं होता, क्या क्या होते हैं, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब उसमें आते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड पॉइंट मिलके बढ़िया सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। स्टेच्यूट हैज बीन डिफाइंड एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। सेकंड पॉइंट कैंसिल भी कर देंगे, चलेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। और फिर थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टेच्यूट बट इट एम्प्लॉयज द टर्म लॉ टू डिसाइड एन एक्सेस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब आते हैं अलग अलग तरीके के लॉ कौन से हो सकते हैं। सर एकदम सिंपल, इकोनॉमिक लॉ, जनरल लॉ, कंपनी लॉ, ये सब लॉ नहीं, ठीक है। स्टेच्यूज आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस, सब पे सिर्फ एक एक लाइन है, ठीक है। अच्छा, आप इसको इंपॉर्टेंस दो इसलिए पहले बता रहा हूं, यहाँ पे जो लिखा है ना बच्चों हेडिंग अपने इंट्रोडक्शन, वहां पे लिख दो साइड में दिसंबर 23 एग्जाम्स। दिसंबर 23 यानी कि आपका जो न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ था ना, उसमें सबसे पहले पेपर में इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा था इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज स्टेच्यू, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टेच्यू, और सबसे इजी आंसर 5वां दिसंबर 23 एग्जाम्स। पता चला दिसंबर, ताकि आप इज्जत दो कि भाई इसमें से भी, और इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज स्टेच्यूज, ठीक है, और व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टेच्यूज, क्लियर, ताकि आप पढ़ते हुए ध्यान दो। तो 8 डिफरेंट क्लासेस के लॉ हो सकते हैं, ठीक है। द स्टेच्यूज आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस, ठीक है। चलिए आप लोग बोलेंगे नाम, मैं बोलूंगा काम, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा बच्चों, पहला टाइप कोडिफाइंग, ठीक है, जिसपे कोई कानून ही नहीं था और उस पे आप कानून बना रहे हो, दैट इज टर्म एज कोडिफाइंग। देखो, व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन ए सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे कोई कानून नहीं था और उस पे आप लॉ बनाते हो, उसको हम कौन से टाइप का लॉ बोलते हैं, कोडिफाइंग। क्या बोलते हैं बच्चों, कोडिफाइंग। सारे बोलो कोडिफाइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था बच्चों, डेक्लेरेटरी। क्या था बच्चों, डेक्लेरेटरी, ठीक है। सेकंड लेने पे अंडरलाइन करो, मियरली डिक्लेयर और एक्सप्लेन व्हाट इट इज, मतलब जो आप कुछ ऑल्टरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो उसको हम कौन से लॉ बोलते हैं बच्चों, डेक्लेरेटरी लॉज। चलिए वर्ड एक एक वर्ड पकड़ के चलना पड़ेगा। कोडिफाई मतलब मेक ए लॉ, कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन ए सब्जेक्ट, जिसपे कोई कानून नहीं था उस पर आप कानून ला रहे हो, तो उसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, जैसे तो नया लॉ आया है तो उसको हम कौन से लॉ में क्लासिफाई करेंगे, कोडिफाई, ठीक है। आप कुछ अमेंडमेंट या कुछ नया लॉ नहीं ला रहे हो, आप सिर्फ उसमें डिक्लेरेशन या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटरी लॉ। व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एक्जिस्टिंग लॉ बट मियरली डिक्लेयर और एक्सप्लेनेशन व्हाट इट इज, ठीक है। अच्छा, रेमेडियल मतलब ऑल्टर करना, रेमेडी प्रोवाइड किया, ऑल्टर करना, या इसका एक और मीनिंग होता है और द जज मेड लॉ। जो जज वगैरह होते हैं ना, उनको लगता है भाई अब जरूरत आ पड़ी इस टाइप का कुछ कानून बने, तो उसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चों, रेमेडियल लॉ, ठीक है। व्हेन द ऑल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड लॉ, इसको प्यार से बोला जाता है जज मेड लॉ। रेमेडियल लॉ मतलब जज मेड लॉ। अमेंडिंग एकदम सिंपल बच्चों, अब धीरे धीरे सिंपल वाला आएंगे। व्हेन द ऑल्टर द स्टेच्यू, जो लॉ बना है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमेंडिंग, ठीक है। अच्छा, कंसोलिडेटिंग, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ आप लोगों को, आईबीसी, ठीक है। आईबीसी जो है उसका, आईबीसी सुना हुआ, इंश्योरेंस एंड बैंकरप्सी, तो एक ही पॉइंट के बारे में जब नए अलग अलग कानून बने होते हैं और सब बातें अलग अलग बोलते हैं, तो उसको कंसोलिडेट करके आप एक लॉ बना सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंसोलिडेटिंग। व्हेन द कंसोलिडेट सेवरल डिफरेंट स्टेज प्रीवियस स्टेट्यूज रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर, अगर उसमें ऑल्टरेशन करना भी पड़ेगा बिना ऑल्टरेशन, वो आपकी इच्छा। वापस पहले सर नाम तो याद होने दो, फिर मीनिंग याद करते। चलो पहले 5 के नाम, या एक बार सारे समझा दूं, 3 बार वापस बार रिवाइज करेंगे। अच्छा, इनेबलिंग और डिसेबलिंग, अब सुनना अच्छे से जो मैं बोलने जा रहा हूं। इनेबलिंग का इसमें आपको वैसे उल्टा लगेगा, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है, इनेबलिंग मतलब क्या होता है बच्चों, जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया। रिस्ट्रिक्शन हटाना इज इनेबलिंग और रिस्ट्रिक्शन लगाना इज डिसेबलिंग। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है, इनेबलिंग का मतलब पहले लिखा वहां पे साइड में लिख देना, रिस्ट्रिक्शन हटा दिया,
क्या लिखोगे बच्चों? रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। अगर हटा की स्पेलिंग नहीं आती है तो हिंदी वाला हटा लेना, ये लिख देना, रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, ठीक है। और डिसेबलिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अगेन इनेबलिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और डिसेबलिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। चलिए, इनेबलिंग व्हेन दे रिमूव ए रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटी और व्हेन दे रिस्ट्रेन द एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपके रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप इस प्रॉपर्टी को अपने से अलग नहीं कर सकते। एलिनेशन आया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, रिस्ट्रिक्शन और एलिनेशन। और लास्ट पॉइंट पेनल, अगर ऐसे कोई कानून बना जिसका पेनल्टी कितनी लगेगी, फोरफिट कर दिया जाएगा, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेनल। पेनल स्टेज। वापस देखो डर लगना शुरू हो गया होगा, अभी तो कुछ आया भी नहीं है, ये तो अपना फिर भी इंडियन वाले नाम लग रहे हैं, अभी आगे देखो होता है क्या। चलिए अच्छे से सुनना। What is statute? बोलो बच्चों डेफिनेशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does not use the term statute but it define the term law। बड़े बच्चों आगे एक दूसरे के सामने मत देखो, अपने बोलने पे फोकस करो। चलिए, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ लॉज आर देयर? लॉ मतलब स्टेच्यूट, मैं लॉ वर्ड यूज कर रहा हूं। चलिए, नाम बोलने की ट्राई करते, भले देखे बिना देख के आपको जैसे बोलना हो। चलिए, पहला अब आपके एग्जाम में भी आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, देयर आर 8 क्लासेस ऑफ लॉ, और सबके पहले ना 2-2 लाइन छोड़ के नाम लिख देना। फिर आपको पता चल गया 8 को फिलअप करना है, ठीक है। जितने पहले खुद से आते हैं उतना फिलअप कर दो, बाकी है मस्ती कर रहा हूं, मतलब पहले आपने लिख दिया। अब धीरे धीरे क्यों बोलो, पहले 8 के नाम लिख दो, 8 नाम लिख दिए। अब सब में 1-1, 2-2 लाइन से ज्यादा नहीं चाहिए होंगे। पहले आ जाना है इनेबलिंग और डिसेबलिंग पे, ठीक है। इनेबलिंग और डिसेबलिंग, इनेबलिंग में रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, व्हेन दे रिमूव ए रिस्ट्रिक्शन। डिसेबलिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। खबरदार प्रॉपर्टी को अपने से अलग किया तो रिस्ट्रिक्शन लगाना बोलते हैं इसको। फिर लिख देना पैनल, किसके लिए? व्हेन दे इंपोज ए पेनल्टी। तो 8 में 3 डाउन, हाउ मेनी टू गो? 5 टू, ठीक है। अच्छा, पहला वाला सभी को याद है, पहला प्यार और पहला पॉइंट सभी को याद रहता है, ठीक है। कोडिफाइंग, ठीक है। कोडिफाइंग का मतलब अनरिटन लॉ पे आप अनरिटन लॉ ने सब्जेक्ट पे लॉ बना रहे हो, वो हो गया कोडिफाइंग। आप और बताओ चलो नाम से, आपको कौन सा आपका लग रहा है, लिख ही देंगे। अमेंडिंग, अमेंडिंग में क्या होता है? व्हेन दे ऑल्टर द स्टेट लॉ। कंसोलिडेटिंग, जब सेम सब्जेक्ट मैटर पे अलग अलग लॉ बने उसको आपने, तो 8 में 6 तो वैसे लिख ही पा रहे हो आप लोग, 1 या 2 के बीच में उसको टेक्निकल क्यों बोलो? और रेमेडियल यानी कि सिंपल इतना भी लिख के आ रहे हो, चलेगा जज मेड लॉ, रेमेडियल, ठीक है। बचा क्या बच्चों? डिक्लेरेटरी। लॉ नहीं बना रहा है, सिर्फ डिक्लेरेशन दे रहा है। कैसे याद नहीं होगा, थोड़ा जाके मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ। लिखने का तरीका भी बता दिया, डेफिनेशन हो गई। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द स्टेट्यूट या फिर लॉ। सबके पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक लिखा कोडिफाइंग, अभी एक्सप्लेनेशन लिखो ही मत, उसके 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। फिर कौन सा? कोडिफाइंग के लिए 3 लाइन छोड़ना, कि जो लिखा हुआ 2 लाइन में आएगा, ठीक है। फिर डिक्लेरेटरी, और ऐसा आप लोग जो नाम याद है पहले लिख दो। फिर आप देखो फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप लोग लिख सकते हो पहले उसको लिख दो, ठीक है। 1-1 कम करते जाओ, अपने आप ही पता चलेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा जो ध्यान में रखना रहेगा वो डिक्लेरेटरी और रेमेडियल ही बचेगा, बाकी आप सब में लिख सकते हो। बोलो बच्चों हाँ। बड़े बच्चों आगे चलिए, नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू। आगे जो रूल पढ़ाऊंगा ना, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा क्यों है, बाद में पढ़ते हैं इसको। अब आ जाते हैं बच्चों मेन पॉइंट्स पे, मेन पॉइंट्स पे। अच्छा, ये भी नहीं है, ये बाद में पढ़ेंगे। अब पता नहीं इसका तो मेरा वो प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या, ये अभी पढ़ भी नहीं रहे। इसमें से नीचे शान, इसके सिर्फ नीचे डायग्राम को हमें यूज करना। अभी सबका वो वर्ड मुंह भी नहीं खुलेगा, अभी देखना एज अ टॉपिक साइन। नीचे देखो क्या लिखा है, प्राइमरी रूल्स और अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आज के लेक्चर का मेरा टारगेट है प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चले प्राइमरी रूल्स देखें। अब कितने, मतलब ये क्या है, अगर देखो पढ़ के क्लियर हो रहा है ना बच्चों, पढ़ के क्लियर हो रहा है तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, उसका वही मीनिंग। पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा है तो ये सब रूल की आप लोग मदद ले सकते हैं। तो इसमें 5 रूल है, ठीक है। प्राइमरी रूल के साइड में फर्स्ट जो लिखा ना, प्राइमरी रूल लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या है बच्चों पहला रूल? लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा बच्चों पहला रूल? लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? तो प्राइमरी रूल है ना फर्स्ट, लिटरल कंस्ट्रक्शन, इसको गोल्डन रूल भी बोला जाता है। तो एरो करके लिख देना फर्स्ट पॉइंट के साइड में गोल्डन रूल। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जहां पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है, जहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे लिख देना गोल्डन रूल। अच्छा, पहले नाम बता देता ताकि आपको पता चले। ये वो चैप्टर नहीं जहां पे नाम के बेस पे आप लोग लिख दोगे, नहीं भी पता चला तो यहाँ पे समझ के ही लिख पाओगे।
समझने के बाद भी गारंटी नहीं कि लिख पाओगे जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। चले वापस, पहला कौन सा रूल है बच्चों? लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा देखो मिस्चीफ रूल, या फिर बहुत प्लीज मस्ती मत करना, जो इसमें बुला रहा हूं जितनी बार यहाँ पे बोलोगे उतना लर्न होगा। सेकेंड रूल कौन सा है? मिस्चीफ रूल या फिर हेडन। ठीक है। थर्ड रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। चौथा रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और पांचवा रूल, रूल ऑफ एडजस्टिव जनरलिस्ट। एडजस्टिव जनरलिस्ट पर अगर आप पहुंचे तो मैं स्कैनर का भी यूज करेंगे क्योंकि वो आंसर हम वहां से पढ़ेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से दिया है। पहले चार यहीं पे पढ़ना है, चले एकदम आराम से देखते हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है बॉयज, बहुत मस्ती चल रही है, निकलो यहां से। नहीं ये कंसेप्ट बता रहा हूं, और सर ज्यादा कुछ किया ही नहीं कुछ है। पॉइंट समझो। अब अच्छे सुनना, शुरू हो चुका है ये रूल। मैंने बोला बॉयज निकलो यहां से, ठीक है। इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो? क्लास से निकलो या सूरत से निकलो? तो जब यहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन यही बोलता है अगर कुछ पढ़ के उसका जो हो सके अगर उसका ऑर्डिनरी मीनिंग ही रखना है, अनटिल अनलेस कुछ अनसर्टेनिटी हो, तो ये होता है रूल ऑफ, इसलिए तो गोल्डन रूल होता है इसको। मैंने बोला जब यहां से निकलो तो किसके माइंड से ये नहीं आएगा कि सूरत से निकलो, समझ आ रहा है? तो जो चीजें क्लियर है उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना? तो ये बोलता है लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है बच्चों? उसका जो ऑर्डिनरी मीनिंग होता है उसका वही मीनिंग रखो ना, अनटिल अनलेस कहीं पे कुछ आपको लग रहा है पढ़ के नहीं है इसका यार ये मीनिंग तो नहीं होता होगा। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? श्योर। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह दिए होंगे ना, ऐसा नहीं होगा पूरा ही, कुछ वर्ड इसके लिखने पड़ेंगे, कुछ जहां पे पॉइंट आ रहे हैं जो आ रहे हैं उसको संभालना पड़ेगा और बढ़िया सा आंसर बनाना पड़ेगा। इसमें आपकी लेंथ के मार्क्स नहीं होंगे, इसमें आपकी क्वालिटी के मार्क्स होंगे, ठीक है। चलिए, और सर इंपॉर्टेंट कौन है? पांचों इंपॉर्टेंट, पांचों कभी ना कभी पूछे ही है, ठीक है। पांचों एक एक बार, दो बार, तीन बार ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस से मिला के पूछे ही है, तो कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पढ़ना द वर्ड्स, phrases and sentences of a statute are ordinarily to be understood in their natural, ordinary and popular and grammatical meaning. रुको, ये यहाँ तक रूल है। क्या लिखा है बच्चों? बोलो द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस ऑफ ए स्टैट्यूट, ठीक है। आपको पढ़ते हुए लॉ भी बोलना है तो भी चल जाएगा, ठीक है। द बोलो वापस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, एक बार और हो जाए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस ऑफ ए स्टैट्यूट, ठीक है। अच्छा, वर्ड ऑर्डिनरीली, ये वर्ड याद आना चाहिए, आर ऑर्डिनरी बी अंडरस्टूड इन द नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। तो पहले दो वर्ड, पहला कौन सा? वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस आर टू बी ऑर्डिनरी बी अंडरस्टूड। कौन से मीनिंग है उसका? जो नेचुरल मीनिंग होता है, या ऑर्डिनरी मीनिंग होता है, या पॉपुलर मीनिंग होता है, या फिर ग्रामेटिकल मीनिंग होता है। अनलेस सच ए कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एन एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है अनसर्टेन, मतलब अगर आपने जो उसका नॉर्मल मीनिंग होता है वो लगा रहे हो, नहीं सर इसका मीनिंग को कुछ और निकल रहा है। क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे कि कुछ अलग किस्म का वर्ड आ जाता है, फिर आप उसको गूगल बाबा के या विकिपीडिया की मदद लेते हो, उसमें जो मीनिंग दिख रहा होता है ना, लेकिन अगर आप वहां पे लॉ के लिए अप्लाई करो तो सर इसका मीनिंग ये तो नहीं होता होगा, होता है ना। तो वहां पे यही लिखा है, अगर हो सके उसका जब तक पता ही चले इसका नेचुरल मीनिंग से इसका मीनिंग यही निकल रहा है तो दिमाग ही नहीं लगाना है। अनलेस अगर आपको लगा कुछ अनसर्टेनिटी है तो फिर उस पर दिमाग लगाओ और दूसरे रूल्स भी फॉलो करो। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन आपको क्या सिखाता है कि जो वर्ड, फ्रेजेस या सेंटेंस है उसका में कौन सा मीनिंग लेना चाहिए? ऑर्डिनरी टू बी अंडरस्टूड इन द नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। लिखने पड़ेंगे, वर्ड लिखने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस obviously are ordinarily to be understood in their natural, ordinary, popular and grammatical meaning. क्लियर हुआ बच्चों? श्योर। अब बस ये मेन पॉइंट हो गया ना। अब बच्चों ये जो 2, 3, 4 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट दिया है, ठीक है, उसमें से कोई भी 1-2 पॉइंट और सपोर्ट में लीजिए, बढ़िया आंसर बन गया। नीचे ए और बी वाला पॉइंट दिख गया और केस लॉ को डिस्कस कर लेंगे, बढ़िया सा आंसर बन जाएगा, रेडी बढ़िया बन जाएगा। चलिए, इंटरप्रिटेशन शुड, Interpretation should not be given which would make other provisions unnecessary. अच्छा, अब मुझे बताओ, लॉ मेकर जो भी लॉ बनाते हैं, ठीक है, तो एक ही पॉइंट होता है या उसके और प्रोविजन आ सकते हैं? तो उसका ऐसा कोई आपको इंटरप्रेट नहीं है, ये तो चीज फालतू में की हुई है कि लॉ मेकर्स कोई भाई पागल थोड़ी ना जो लिख रहे हैं और उनको पता ही नहीं क्या लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देना जिससे अदर प्रोविजन अननेसेसरी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द सेफर
The safer and more correct course of dealing with the question of construction is to take the words themselves and write, if possible, at their plain meaning without in the first instance reference to cases. आपको ना फर्स्ट पॉइंट पे वापस एक्सप्लेन किया गया है, क्या लिखा है? सबसे सेफ तरीका और करेक्ट तरीका कौन सा है ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू टेक द वर्ड्स देमसेल्व्स, मतलब पहले खुद से ही लो, एंड अराइव इफ पॉसिबल एट द प्लेन मीनिंग, प्लेन मीनिंग यानी कि ऑर्डिनरी मीनिंग। क्लियर हुआ बच्चों? तो पहला मामला अगर आप पॉइंट हो, आप पहले कभी कोई लॉ पढ़ते हो, आपने इतने सारे लॉ पढ़े, तो पहला पढ़ के डायरेक्टली केसेस इसको रिफर कर देते हो या पहले उसका नॉर्मली मीनिंग समझने की ट्राई करते हो? नॉर्मल मीनिंग। फिर नई क्लैरिटी आती है तो ये भी वो भी इसको भी रिफर करते हैं, उसको भी रिफर करते हैं। तो वही तो ये लोग बोल रहे हैं डायरेक्टली केसेस को रिफर मत कर दो, अगर उसको पढ़ के क्लियर हो रहा मीनिंग तो हमें कुछ रिफर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अरे बोलो हाँ। इट इज अ कोरोलरी, कोरोलरी यानी कि स्टेटमेंट, इट इज कोरोलरी टू द जनरल रूल of literal construction that nothing is to be added to or taken from a statute unless there are adequate grounds to justify the interference that the legislature intended something which it omitted to express. आप लॉ पढ़ते हो, आप बैरक पढ़ते हो, तो अभी तो हम लोग ठीक है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट लेवल पे और हम जब पढ़ते हैं, लेकिन आप जब प्रोफेशनल बन जाते हो लॉ को इंटरप्रेट करना होता है, आप अपने मन से कुछ वर्ड ऐड या डिलीट कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, नथिंग इज टू बी एडेड और डिलीट जब तक आप 100 नहीं 200 500% श्योर ना हो जाओ कि नहीं यहाँ पे लॉ मेकर से गड़बड़ हो गई है, जो बहुत रेयर केस है। वरना आपको जो दिया है आपका काम करता है, जो है उसको क्या इंटरप्रिटेशन है वो, ठीक है, वही बोला है नथिंग इज टू बी एडेड और टेकन फ्रॉम द स्टैट्यूट। Similarly, the main part of the section must not be construed in such a way so as to render a proviso to the section redundant. Redundant का मतलब होता है no longer needed। और उससे मेन पार्ट को आपको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर देना है कि आपको नीचे वाले प्रोविजन ही बेकार है या इसका कोई काम ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, वापस सम अप करके बताता हूं। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, इसको कौन सा रूल बोला जाता है? गोल्डन रूल। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट आपने जैसे ही लिख दिया ना, जो सेम पैराग्राफ दिख रहा है, आप सामने वाले को विश्वास दिलाते हो मैं पढ़ के आया हूं यार, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर ऑर्डिनरी टू बी अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल, ऑर्डिनरी, एंड ग्रामेटिकल मीनिंग अनलेस सच ए पर्सन लीड्स टू और कंस्ट्रक्शन लीड टू अनसर्टेनिटी या एब्सर्डिटी। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट में एक आधा पॉइंट और भी आप लोग मदद के लिए ले सकते हैं कि भाई ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करना है जिससे अदर प्रोविजन अननेसेसरी लगे आप लोगों को। सबकी इन्होंने बताया वही फर्स्ट पॉइंट को थर्ड पॉइंट में वापस रिवाइज करके कि सेफर और मोर करेक्ट तरीका क्या है, उसका जो प्लेन मीनिंग होता है, ऑर्डिनरी मीनिंग होता है, वही लो, डायरेक्टली केसेस को रिफर मत करो। क्लियर हो रहा बच्चों? और फिर आप मदद लेना, ये रहा सम ऑफ द अदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आर। ये 2 पॉइंट लिखने की ट्राई करने करना क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, पहला पॉइंट, every word in the law should be given meaning as no word is unnecessarily used। ठीक है, हम स्टूडेंट लेवल पे जो है ना हम पढ़ते हैं, हमें लगता है यार ये हमें समझ नहीं रहा, बेकार कुछ काम तो है नहीं, स्टूडेंट लेवल पे कर सकते हैं। आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे या फिर आप जो लॉ मेकर हैं, तो आपको जब लॉ पढ़ोगे ना, आपको नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा फालतू है या ऐसे ही दिया हुआ है। लॉ मेकर्स ने जो एक वर्ड यूज किया, इफ हो, बट हो, एंड हो, और हो, मे हो या शेल हो, जो भी वर्ड यूज किया गया है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच है। तो आपको लॉ को इंटरप्रेट करते हुए ये ध्यान रखना है हर वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ सोच है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन मीनिंग एज नो वर्ड इज अननेसेसरीली यूज्ड। ठीक है, अच्छा, one should not presume any omission and if a word is not there in the statute it shall not be given। अच्छा, और जो नहीं लिखा है उसका मीनिंग निकालने की ट्राई नहीं करनी है। क्लियर? पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि आपको लॉ में जो भी लिखा गया है उसका कुछ ना कुछ सोच है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है जो आप लोगों को इंटरप्रेट करना है खुद से। ठीक है, खुद से नहीं तो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। और सेकेंड पॉइंट, आपको ऐसा नहीं मानना है कि भाई कुछ नहीं दिया है तो इसमें ये आता ही है, प्रिज्यूम है, ऐसा नहीं करना है, जो है वो दिख जाएगा आप लोगों को। वन शुड नॉट प्रिज्यूम एनी ओमिशन, और अगर कोई वर्ड नहीं है तो आपको मन से ऐड नहीं करना है। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर। चलिए, एक केस हुआ था, इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल of interpretation of statutes is to construe them, यानी कंस्ट्रक्ट देम, यानी समझो अकॉर्डिंग टू देयर plain, literal and grammatical meaning of the words. If that is contrary to or inconsistent with any express intention or declared purpose of the statute, or if it would involve any absurdity, repugnancy or inconsistency, the grammatical sense
must then be modified so far as to avoid such an inconvenience but no further. मतलब पॉइंट रूल ऑफ रिटर्न कंस्ट्रक्शन बोलता क्या है, कैसे समझना है। तो पहला पॉइंट उसका नॉर्मल मीनिंग लगाओ, फिर आपने उसका नॉर्मल मीनिंग लगाया लेकिन आपका मीनिंग ही चेंज हो गया, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर उसके और क्या मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, उसको आप लोग इंटरप्रेट करो। और लास्ट पॉइंट, अच्छा अगर कोई जाके इल्जाम है नहीं इसका मीनिंग ये तो नहीं होता है, तो किसको प्रूव करना है, लॉ मेकर्स को प्रूव करना है कि यही होता है, या आपको प्रूव करना है कि ऐसा नहीं होता है, हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओनर्स यानी कि burden of showing that the word do not mean what they say lies heavily on the party जो ये एलिगेशन लगा रहे, वो एलिगेशन। बच्चों को सिंपल क्लियर हो रहा है। थोड़ी ये लैंग्वेज कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, वही चीजों को घुमा फिरा के आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देखो ऊपर में आपको क्या फर्स्ट पैराग्राफ लिखोगे ना, फिर जो अगले 4 पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट कोई भी लिख देना, फिर ये वाला सम ऑफ द अदर बेसिक प्रिंसिपल, ये तो 2 पॉइंट लिखने एकदम सिंपल है। और केस इन वन ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द फॉलोइंग पॉइंट, उसमें से 1-2 पॉइंट लिख देना, बस दैट्स इट गाइस। बढ़िया सा आंसर बन जाए। भले ये चैप्टर में से जो हेडिंग पूछे स्पेशली ये टेक्निकल है और कल वाला थोड़ा सा पार्ट टेक्निकल आएगा, बाकी इजी हेडिंग भी है। अब जैसे मैंने आपको नहीं बताया चैप्टर छोड़ने के बारे में मत सोचना, क्योंकि है ना फर्स्ट हमने हेडिंग पढ़ा, अब वैसा हेडिंग 5 मार्क का आ रहा है, बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है भाई ऐसे रूल आ गया हम इतना नहीं लिख पाएंगे, अरे भाई 5 में से 5 ही लाओगे, 2, 2.5 या 3 तो लेके आओगे, और 38 और 40 का फर्क वही होता है, 58 और 60 का फर्क वही होता है, क्या में रह जाता है। तो छोड़ के जाने के बारे में मत सोचो, हो सकता है ऐसा सोचो ना इसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आएगा। बड़े बच्चों आगे चलिए। नेक्स्ट आता है बच्चों मिस्चीफ रूल, या फिर क्या आता है बच्चों इसको हम लोग हेडेंस रूल, ठीक है। एक मिनट से चलिए, इसमें जो है ना बच्चों सेकेंड पैराग्राफ पहले पढ़ना है, सेकेंड और पूरा आंसर पढ़ के, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ के, गर्मी लगी या ठंडी लगी तो है ना पहले सेकेंड पैराग्राफ पढ़ के और पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो रहेगा ना वो हम लोग है ना फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, मिस्चीफ रूल और हेडेंस रूल क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या उसको हम लोग समझना है। when the material words, सुनना अच्छे से, when the material words are capable of bearing 2 or more constructions, यानी कि जो उसमें वर्ड्स या जो भी सेंटेंस या जो भी यूज किए गए उसके 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है। चलिए पढ़ना, द मोस्ट फॉर्मली established rule for construction of such words is the rule laid down in the headens case। मतलब इन्होंने क्या बताया, अगर कोई मटेरियल वर्ड्स है उसका केपेबल ऑफ गिविंग 2 और मोर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो जनरली रूल फॉलो किया जाता है वो कौन सा रूल फॉलो किया जाता है, हेडेंस रूल, ठीक है। अच्छा इतना भी लिख दोगे ना, रूल लेड डाउन इन हेडेंस केस, तो भी चल जाएगा। और जो बाद में लिखा है उसका मतलब ये होता है कि अब जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ये यूज हो रहा है, विच हैज नाउ अटेंड द स्टेटस ऑफ ए क्लासिक। नहीं भी लिखोगे और हेडेंस केस तक भी लिख दोगे तो भी चलेगा। पहली बात, हेडेंस रूल कब अप्लाई होगा, जब आपके जो मटेरियल वर्ड्स हैं उसके 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो आप लोग कौन सा रूल अप्लाई करोगे बच्चों, हेडेंस रूल। हेडेंस वाले केस में बताया गया, इसको उसको नाम हेडेंस केस दिया गया, ठीक है। ये देखो अब आप जितना पढ़ते जाओगे ना, पहले से इजी दूसरा आएगा, दूसरे से इजी तीसरा आएगा, ऐसा इजी बनता चला जाएगा। अलग किस्म का टॉपिक है इसलिए आपको नयापन लगता होगा। बड़े बच्चों आगे चलिए, अब सुनना अच्छे से। अब क्या बोलता है हेडेंस रूल, द रूल डायरेक्ट दैट द कोर्ट मस्ट एडॉप्ट दैट कंस्ट्रक्शन। अब ये जो लाइन है ना 10 बार पढ़ लेना, कि अगर हेडेंस रूल पूछा है ना, ये लाइन अगर दिख गई ना तो आपके 5 में से 2 मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे। पहले फर्स्ट पैराग्राफ को लिख दिया, द मटेरियल वर्ड्स आर केपेबल ऑफ 2 और मोर कंस्ट्रक्शन, देन द रूल टू बी अप्लाइड इज दैट ऑफ द हेडेंस केस, ठीक है। और वो क्या बोलता है रूल, वो ये रहा, वो जो बोल्ड और इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहे ना, अगर आपका ये पूछा है, क्योंकि ऐसे भी है छोटा सा, और अगर पूछ लिया 5 मार्क के, तो अगर ये वर्ड ये सेंटेंस लिखते हैं जो आप लिख रहे हैं, तो आपको 1.5-2 मार्क तो वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। द रूल डायरेक्ट दैट द कोर्ट मस्ट एडॉप्ट दैट कंस्ट्रक्शन, उसका वो मीनिंग लेना है विच शैल, चलो सब लोग एक साथ पहले बोलो, क्या लिखा है, वापस, विच शैल एक बार और, रेमेडी। अब सिर्फ बॉयज, विच शैल, फिर भी आवाज है, गर्ल्स, अब सब लोग बोलेंगे बिना देखे, सब लोग मेरे साथ हो। चलिए अब मीनिंग समझते हैं यार, मीनिंग इतनी बार बोला कुछ तो समझ आएगा। सप्रेस मतलब
कम करना। तो जो आपने 2 या ज्यादा मीनिंग लिखे, अब उनको एनालिसिस करो। तो ऐसा उसका मीनिंग जहां पे जो गलत या मतलब होता है ना मिसचिफ ज्यादा पार्ट है वो कम हो रहा है, और रेमेडियल वाला कोई पार्ट है वो ज्यादा हो रहा है, उसको रूल को एक्सेप्ट कर दो। When material words are capable of 2 or more construction, तो उसका सॉल्यूशन क्या? तो कोर्ट ने क्या बोला? Which shall suppress the mischief and advance the remedy। यानी कि जो मिसचिफ वाला पार्ट, जहां पे कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो कम हो, और रेमेडियल सॉल्यूशन वाला पार्ट ज्यादा निकलता हो, वो वाले रूल को आप मानो, वो उसका वो मीनिंग मानोगे। ये कौन बोलता है? कौन से केस में होता? हेड एंड शोल्डर, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन दैट ए कंस्ट्रक्शन should be adopted which ignores the plain natural meaning of the words or disregard the context and the collection in which they occur। गोल्डन रूल कौन सा है? लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्राइमरी रूल दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। अगर मीनिंग पढ़ के क्लियर हो रहा है, फिर उसके 4 मीनिंग और आ रहे हैं, लेकिन प्लेन मीनिंग से क्लियर हो रहा है, तो क्या हमें इस रूल पे पहुंचना भी है क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहले रूल को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर उसका प्लेन मीनिंग वही निकल रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसका मीनिंग आपको लग रहा है यही है, बात खत्म हो गई, कोई हेड एंड वेड में अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? श्योर। अच्छा, सोबरा देवी की सोदरा इस केस में भारत का केस है, ऐसा नाम भारत में हो सकता है कुछ हमारा और। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिटी दी थी इस रूल को लेके। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सप्रेस द व्यू दैट द रूल इन हेड एंड केस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वर्ड्स इन क्वेश्चन आर एम्बिगुअस एंड आर रीजनेबली केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। जो कितना सिंपल है, पढ़ते जा रहे हो, इजी लग रहा है नहीं लग रहा है? ठीक है, हेड एंड को तो ऑलमोस्ट मैंने लर्न करा दिया। अब आ गया वो फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा था। In Haddon's case, it was resolved that 4 things are to be considered। 4 चीजें आप लोगों को कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी ये रूल अप्लाई करने से पहले। ये कानून आने से पहले कॉमन लॉ क्या था, ठीक है, क्या उसमें दिक्कत है? What was the mischief and defect for which the common law did not provide? Again, हम लॉ में तो मिसचिफ ढूंढ रहे हैं, इस लॉ का मतलब 2 या 2 से ज्यादा है, तो पहले लॉ क्या था और क्या उसमें मिसचिफ है, आपको लग रहा है जो डिफेक्ट है, पार्लियामेंट ने उसकी क्या रेमेडी प्रोवाइड की हुई है, एंड द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी, और हर रेमेडी के पीछे क्या सोच है। फिर हम लोग देखेंगे उसमें से बेस्ट रेमेडी कौन सी है, और कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग? हेड एंड रूल अप्लाई करेंगे। और वहां पे क्या था, कौन सा रूल क्या क्या बोला था, वापस एक बार देखे बिना कैसे याद नहीं रहेगा आप ऐसे। और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई इसका? अगला वाला एकदम सिंपल, चलिए। रूल गाइस ऑप्शन नहीं है, देखो, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एकदम सिंपल है, साइड में लिखो, मैं जो लिखा रहा हूं। ऐसा मीनिंग निकालना है, ऐसा मीनिंग निकालना है जिसका कोई सेंस हो, जिसका कोई सेंस हो। एक से ज्यादा मीनिंग तो निकल रहे हैं, समझ रहे हो, एक से ज्यादा मीनिंग तो निकल रहे हैं, लेकिन आधे से ऊपर मीनिंग तो उसके नॉनसेंस वाले हैं। तो बोलते हैं ये सब नहीं, आप जो मीनिंग भी दे रहे हो ना, भले आपने इसका ये भी मीनिंग होगा, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन उससे पता चला साला आधे से ऊपर तो नॉनसेंस वाले हैं, तो वो तो हटा ही दो, ठीक है, वो तो हटा ही दो। आपको उसमें तो कौन सी मीनिंग लेना है जिसका कोई सेंस हो, और ये कौन सा, मैं नहीं बोल रहा, कौन सा रूल बोल रहा है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लीगल और इसको मिक्स मत करना, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसका डॉक्ट्राइन क्या है? चलो अब जिसको बोलोगे, उड रेस क्या सर ये याद रखना पड़ेगा? याद नहीं रहे हो तो भी जाना है, इसका मीनिंग रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ उड रेस मैजिक बैलेंस। अरे भाई कौन से पेपर देखें, इंग्लिश लॉ का पेपर पता होना चाहिए, इसलिए दिया। अगर नहीं याद करना होता है, नहीं जाना, तो मैं देता ही नहीं नोट्स में भी, ठीक है। तो आप पहले देख लें, अपने स्कैनर में क्वेश्चन देख लें, ऐसा पूछा हुआ है, इसका ही नहीं, कोई भी दूसरे डॉक्ट्राइन का भी, कि भाई आप लिखते हैं एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ उड रेस मैजिक वैलिड कॉम, भाई ठीक है, ठीक है। तो क्या है बच्चों? रूल ऑफ, अच्छा मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऐसा मीनिंग निकालना है जिसका कोई सेंस हो, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग नॉर्मली द वर्ड्स used in a statute have to be construed in their ordinary meaning, but in many cases, judicial approach finds that the simple device of adopting the ordinary meaning of words
does not meet the ends as a fair and a reasonable construction. अच्छा, पहले रूल को मैंने गोल्डन रूल क्यों बोला, आपको शायद पता अभी तक चल गया होगा, क्योंकि पहले रूल का मेंशन दूसरे में भी आया, दूसरे तीसरे में भी आया कि जनरल रूल क्या होता है, आपको ऑर्डिनरी मीनिंग, लेकिन जुडिशियल अप्रोच जब उन्होंने देखा तो उनका ऑर्डिनरी मीनिंग से इसका वो मीनिंग नहीं करा जो हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ना आप लोग पहले इसका फाइनल आंसर बताता हूं, इसलिए वन मेरे से काउंट करना, फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 और 4 पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मिला द वर्ड्स ऑफ ए स्टेच्यू मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। चलो वापस बोलो, मजा आ रही थी। इसका मतलब होता है सो एज टू गिव ए सेंसिबल मीनिंग। पता नहीं मेरा बोल्ड करना कैसे रह गया, आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, रंग भर दो इसमें। सो एज टू गिव ए सेंसिबल मीनिंग टू देम। पता चला बच्चों, पहले पॉइंट में प्रॉब्लम बताई गई, शान पहले पॉइंट में प्रॉब्लम बताई गई कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और 4th पॉइंट में इसका सॉल्यूशन बताया गया कि उसका ये मीनिंग लेना है जो इसमें कोई सेंस हो और जिसमें सेंसिबल पार्ट हो। क्लियर हुआ? चलिए अब बीच में अगेन वही कहानी लिखी होगी कि क्यों सेंस वाला मीनिंग होना जरूरी है। चलिए, एक्सक्लूसिव रिलायंस On the bare dictionary meaning of words may not necessarily assist a proper construction of the भाई बातें नहीं करनी है, पढ़ रहा है कोई, उसको ध्यान दो। एक्सक्लूसिव reliance on the bare dictionary meaning of words may not necessarily assist a proper construction of the statutory provision in which the words appear. मेरे छोड़ो, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, आपके साथ गारंटेड हुआ होगा, तो आप ये पॉइंट को एकदम इज्जत से रिलेट कर पाओगे। आप घर पे आके वापस पढ़ते होंगे कभी तो पढ़ा होगा। अच्छा, जब आप लोग घर पे पढ़ते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, आपको शायद मैं पढ़ाते हुए जो वर्ड आता है मैं जनरली मीनिंग लिखवा देता हूँ, कुछ वर्ड आपको फिर भी नहीं पता चला और आपने उसको पहले गूगल ही करते हो। ठीक है, मुझे कोई मीनिंग जनरली गूगल देखता हूँ, फिर उसमें क्या होता है वो वर्ड का मीनिंग आप लोग पहले वहां पे लिखते हो, फिर आप देखते हो, फिर आप पहले अप्लाई करके देखते हो नहीं देखते हो, भाई देखिए इसका यार यहाँ पे ये मीनिंग होगा तो इसका मतलब ये नहीं निकल रहा है, क्योंकि लॉ की डिक्शनरी अलग भी होती है। कभी कभार ऑर्डिनरी डिक्शनरी से भी काम चल जाता है। वही लिखा है कि हर बार ऑर्डिनरी डिक्शनरी, बेयर डिक्शनरी यानी कि जो आपकी नॉर्मल ऑर्डिनरी डिक्शनरी होती है, वही मीनिंग आपका हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, ऑफन इनफ Interpreting the provisions, it becomes necessary to have regard to the subject matter of the law and the object which it is intended to achieve. आपका इंटेंशन क्या है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, लॉ क्या बोलना चाहता है, वो सब भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड द प्रोविजन ऑफ द लॉ कैन नॉट बी सो इंटरप्रेटेड सो एज टू डाइवोर्स इट एंटायरली फ्रॉम द कॉमन सेंस। मतलब अगर आपने उसका वहां पे कोई ऐसा मीनिंग लिख दिया, ठीक है, जो मतलब पॉइंट समझो, लॉ के हिसाब से उसका कोई मीनिंग था और आपने अगर उसका ऑर्डिनरी मीनिंग लिख दिया तो पूरा ही हट गया ना। डाइवोर्स यानी कि क्या होना, अलग हो जाना। ठीक है, उसके कॉमन सेंस से तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एवरी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन एक्ट शुड रिसीव ए नेचुरल एंड फेयर मीनिंग। क्लियर हो रहा है बच्चों? श्योर। इट इज द ड्यूटी ऑफ ए कोर्ट in constructing a statute to give effect to the intention of the legislature. If therefore giving of literal meaning to a word used by the draftsman, particularly in penal statute, would defeat the object of the legislature, which is to suppress the mischief, the court can depart from the dictionary meaning which will advance the remedy and suppress the mischief. सम अप करता हूं, ये तीनों रूल को सम अप किया हुआ है, मतलब कंक्लूड किया गया है। अच्छा, मुझे तो क्या एक टाइम पे एक ही रूल अप्लाई हो सकता है क्या? नहीं ना, पहले हम सब एक एक करके अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये कब अप्लाई करके देखना है? पढ़ के समझ नहीं आया तो ही। अगर आपको पढ़ के समझ आया इसका मीनिंग यही है तो हमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने पहले कुछ एक पैराग्राफ था, आपको उसको इंटरप्रेट करना था, आपने उसको पढ़ा, समझ आ गया, कोई दुनिया का रूल अप्लाई होगा क्या? नहीं। आप 100 नहीं 200% श्योर है कि भाई इसका मीनिंग यही है, आप ये कोई रूल देखना ही नहीं है। नहीं क्लियर हो रहा है, पहले आपको रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा के देखना है। वो क्या बोलता है? नेचुरल, ऑर्डिनरी, प्रॉपर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग लगाना है। ठीक है, चलिए अगर उसके एक से ज्यादा मीनिंग आ रहे हैं तो भी आपने क्या देखा था, क्या पढ़ा था हेडन में भी कि पहले नेचुरल मीनिंग देखो, नहीं हो रहा है तो फिर क्या हेडन रूल विच शेल एंड एडवांस। लेकिन अगर आप उसका वो भी मीनिंग ले रहे हो तो उसमें सेंस होना चाहिए, तो ये सम अप करके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है बच्चों? श्योर, पक्की बात, बस इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत हो गया। एक और हो जाए बच्चों, अगला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सबसे इजी है। ठीक है, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। चलिए मैं आपको बोलता हूं दिन में 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, दिन में 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए
और आप और भी कुछ फॉलो करते हो एंड ऑल, तो दूसरे मैम बोलते हैं कि आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना ही चाहिए। क्या सही क्या गलत? क्या सही क्या गलत? दोनों सही है, दोनों सही है ना। तो इसमें आप क्या करोगे तो दोनों खुश रह सकते हैं। 10 घंटे पढ़ोगे तो 10 घंटे वाला भी सही हो गया, समझ आ रहा है, और 8 घंटे वाला भी खुश है, 8 बोल के 10 वाला पढ़ा, ठीक है। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब वही बोलता है कि भाई आपने देखा लॉ में भी बहुत बार क्या होता है। एग्जांपल देता हूं आपको, सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। आपने कंपनीज लॉ तो पढ़ी रहे हो, कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। अगर कोई लिस्टेड कंपनीज होती है तो उसके और क्या एप्लीकेबल होता है? सेबी के लॉज। अब बहुत सारी जगह कंपनी लॉ और सेबी लॉ सेम बातें बोलते हैं, बहुत सारी जगह अलग बातें भी बोलते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अगर कंपनी लॉ बोले कि इस काम के लिए आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, और वही अगर लिस्टेड कंपनी है और सेबी में लिखा हुआ है इस काम के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, क्या करोगे आप लोग? तो स्पेशल पास किया तो ऑर्डिनरी वाला भी खुश हुआ, और स्पेशल का रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल किया। तो वही होता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर है ना आपको है ना एक ही पॉइंट के अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन में अलग अलग मीनिंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा करेंगे जो ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का होता है। स्ट्रिक्ट नेचर का करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सिंपल वाला होगा उसमें कवर अप हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। ए स्टेच्यू मस्ट बी, अच्छा इसलिए बोला जाता है हम जब लॉ पढ़ते हैं तो टुकड़ों में पढ़ना चाहिए या पूरा एक साथ? पूरा एक साथ। अभी ऐसे नहीं पढ़ने में बोल रहा हूं, आप जब समझना हो कुछ पॉइंट और कुछ प्रोविजन आपको अप्लाई करना हो तो उसकी एक लाइन पढ़ी आपका मीनिंग क्लियर हो गया तो पूरा पेज छोड़ देंगे क्या? नहीं, ये कोई एग्जाम थोड़ी ना है कि एग्जाम जितने ही लिखोगे। वहां पे समझने के लिए पूरा ही एक बार कि भाई इसका एक्ट ये बोल रहा है, उसका प्रोविजो ये बोल रहा है, उसका रूल ये बोल रहा है, उसका रेगुलेशन ये बोल रहा है, सबको आपको मर्ज करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, ए स्टेच्यू मस्ट बी read as a whole, and one provision of the act should be construed with the reference to the other provisions in the same act, so as to make the consistent enactment of the whole. ये पढ़ा है लॉ पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आपने एक प्रोविजन पढ़ा और उसके रिलेटेड और कोई रेफरेंस दिया हो दूसरे प्रोविजन में, तो वो भी आप लोग को उठा के पढ़ना चाहिए ताकि हम कंसिस्टेंट हो गए, दोनों खुश रह पाए, वैसा हम लोग सोच पाए। सच ए कंस्ट्रक्शन has the merit of avoiding any inconsistency or repugnancy either within a section or between a section and other parts. तो इससे क्या होगा, अगर आपने इस तरीके को अपना रहे हो ना, तो पहले हमने पढ़ा, फिर उसके रिलेटेड और कोई प्रोविजन दिए हुए तो वहां पे भी हमने देखा, तो इससे क्या होगा, जो रेपग्नेंसी या अनसर्टेनिटी है तो वहीं पे हटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वरना आपने क्या किया, पहले एक पैराग्राफ पढ़ा, जो पहले लिखा था वैसा आपने अप्लाई कर दिया, 4 दिन बाद आपको किसने लाके भाई ये गलत है, इसमें तो ये लिखा है आगे। इससे अच्छा तो क्या होता, जब पहले पढ़ा तभी आप दूसरे जो पॉइंट या दूसरे जो पैराग्राफ या प्रोविजन में जो लिखा है वो भी एक बार आप लोग देख लेते। समझ आ रहा है बच्चों? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to avoid a head-on clash between 2 sections of the same act, and whenever it is possible to do so, to construct provisions which appear to conflict so that they harmonize. तो ये कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है कि भाई है ना, यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी लिखा है और स्पेशल लिखा है, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? बेस्ट स्पेशल वाला, ठीक है। तो ये आपको जब है ना अप्लाई कर रहे हो आप लोग कुछ प्रोविजन को, तो तभी जो क्लैश वाले सेक्शन लग रहे हैं, आपने होता जब ये कर रहे हो तो आप इसके साथ ये भी देख ही लो एक बार, क्या पता कुछ क्लैश हो जाए, बाद में दिक्कत आ जाए। तो वही बोलता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वेयर इन एन एनेक्टमेंट there are 2 provisions which cannot be reconciled with each other. They should be so interpreted that if possible effect may be given. ट्राई करो दोनों को इफेक्ट दे पाओ, और इसी रूल को क्या बोला जाता है बच्चों? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? पक्की बात, ठीक है। आज हमने जो चारों रूल पढ़े ना, वहां पे लिखना है लेक्चर 1। क्रैकर ओपन करने का मन है आज? वरना 5 तो एक काम करो, 5वां बाकी रहने दो, उसका रीजन बता दो। कल हम आएंगे तो पहले चारों रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बुक मत बंद करो, फर्स्ट पेज पे आओ। नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, ठीक है, जरूरत क्यों है वो बताया गया है। एकदम सिंपल भाषा में जो है ना वो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में दिया है। एक बार रीड करके आओगे या 1-2 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ पढ़ा जाए ताकि आपको आइडिया लगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। एकदम सिंपल भाषा में दिया हुआ है। When a defect appears, a judge cannot simply fold his hands and blame the draftsman. सुना, अगर कोई ना कुछ डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट बोलते हैं भाई इसमें ना ये गड़बड़ हो गई है। तो कोर्ट अगर पॉइंट समझो, अगर कोर्ट जो बनाने वाले को गालियां दे वो तो हो नहीं सकता कि कोर्ट बोला बनाना आता नहीं, लॉ मेकर जैसे ही लॉ बना देता है।
ऐसा कभी कोर्ट नहीं बोली। कोर्ट ये देखती है, उसमें पॉइंट समझना, जो भी लॉ में चीज लिखी गई है ना, आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, जो लॉ में लिखा है वो गलत है। अगर आप लॉ इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको ऐसा लगा लॉ में लिखा हुआ गलत है, तो आप लॉ पढ़ो ही मत, आप लॉ के लिए नहीं बने हो। आपको सिर्फ उसका क्या ट्रू मीनिंग होता है वहां तक आप लोगों को पहुंचना है, ठीक है। आप ये सोचते हैं भाई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि माइनर के पास आपने माइनर को पैसे दे दिए, लेकिन आप माइनर से पैसे वसूल नहीं कर सकते, ठीक है। बताओ सही या गलत? अगर लॉजिक से सोचोगे, इमोशन से, तो हाँ गलत ही है, तो माइनर तो कुछ भी करेगा। लॉ क्या बोलता है? ये सही है, तो आपको बोलना है सही है। लॉ बोलता है पढ़ने वाला गधा है, तो आपको ना हाँ हम गधे हैं। जो लॉ में लिखा वही सच है, सत्य है, वो अगर मानोगे ना तो ही आप लोग लॉ पढ़ सकते हो। तो लॉ मतलब क्या बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो क्या जज लॉ मेकर्स को गालियां दे सकते हैं क्या कि भाई क्या ड्राफ्ट क्या है, फालतू यार, कुछ मीनिंग ही नहीं पता चल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। He must set to work on the constructive task of finding the intention of Parliament, and he must do this not only from the language of statute, but also from a consideration of the social conditions which gave rise to it, and of the mischief which it was passed to remedy, and then he must supplement the written word as so to give a force and life to the intention. मतलब वही है कि जब लॉ में मामला आर पे आ रहा है, तो उसको वो नहीं देखना है लॉ मेकर्स ने गड़बड़ की होगी, उसको ये देखना है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। और फिर जैसे गड़बड़ हुई है और कोर्ट में गए, तो कोर्ट फिर जो हमने रूल पढ़े ना, वो सब रूल को अप्लाई करता है। टू पुट इन अदर वर्ड, ए जज शुड आस्क हिमसेल्फ the question, if the makers of the act had themselves come across the luck in the texture of it, how would they have straight ended? मतलब इसको क्या सोचना है, जज को किस तरीके की सोच रखनी है? क्या जज, चलो आपको अलग तरीके से पूछता हूं, कोई मामला कोर्ट में आ गया, कोर्ट ये सोच रख सकता है क्या लॉ मेकर से गड़बड़ हो गई है? नहीं, क्योंकि लॉ मेकर वो कितनी बार रीडिंग करते हैं, तो जब उन्होंने इतनी बार रीडिंग करने के बाद भी उन्होंने उसका मीनिंग वही रखा है, तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन है। तो जज को वो इंटेंशन पता लगाने की ट्राई करनी है। समझ आ रहा है बच्चों? और इसमें आपको कौन मदद करता है? जो हमने पीछे रूल पढ़े वो, ठीक है। He must then do so as Dewey would have done. A judge must not alter the material of which it is woven, but he can add and should iron out the creases. ठीक है, कपड़े नहीं फाड़ देने, प्रेस खुद तो करनी है, कहने का मतलब ये क्लियर हो रहा है बच्चों? पढ़ लोगे बच्चों, एकदम बेसिक लैंग्वेज में दिया है। फिर भी डाउट आए तो बोलना, हम कल रीडिंग कर देंगे इसको। मैंने पढ़ा हुआ पूरा एकदम सिंपल है। डन बच्चों? श्योर। जो टेक्निकल है मैं आपको बता देता हूं, देखो चैप्टर मत छोटा, उसका रीजन बता दो। देखो ये हमने पढ़ लिया, फिर कल ये 4 और आएंगे अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो थोड़े से टेक्निकल फिर भी और हो सकते हैं। उसके बाद एकदम हमारे अपने जो नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं वैसे इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन मिला, तो ये सब आप लोग के इजी वाले भी आएंगे। तो बस सिर्फ 2 लेक्चर जितना जो है ना आज और कल का, वही सिर्फ टेक्निकल है और वो डन बच्चों। और हाँ, अभी मैं मैसेज में लिखूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को डेली जो अपनी स्कैनर या क्रैकर जो भी है वो भी साथ में आप लोगों को कैरी करनी है। कोई हेडिंग अगर उसमें इजी दिए होंगे या मैं देखे होंगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसको भी रिफर करते जाएंगे। डन, श्योर, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।